दोस्तों, मैं सचिन यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने में। आज हम लोग लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक और बहुत खूबसूरत क्लास, जिसमें आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो मैक्सिमम मिनिमा को डिस्कस किया था और बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वैसे ही सेम आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस के एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझे। हाइट एंड डिस्टेंस सबने मतलब लगभग सभी लोगों ने बचपने में पढ़ा होता है, और 10th क्लास से पहले तक का ही पार्ट होता है। तो एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो 10th क्लास से थोड़े से अलग रहते हैं, वो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं, ये अक्सर ट्रायंगल में ही लगता है, और यहाँ पे दो तरीके के एंगल होते हैं। एक हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान रखिएगा। एक हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा होता है एंगल ऑफ डेविएशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डेविएशन। दोनों चीजों के बारे में हम आपको सिखाए देते हैं कि क्या कैसे होता है और कैसे कैसे इसका यूज करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एलिवेशन को हिंदी में हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और डेविएशन कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे ये बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, क्यों बनते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत अच्छे से। जैसे सपोज करिए यहाँ से खड़ा हुआ आदमी अगर मीनार की चोटी को देख रहा है, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जिसको हमने थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लिया। ये हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ क्या है, एलिवेशन है। क्योंकि यहाँ से खड़ा हुआ आदमी अगर यहाँ पर देखेगा मीनार के टॉप पे, तो जो एंगल बनेगा ये वाला, इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और अगर टॉप पे खड़ा हुआ आदमी नीचे देखता है, तो ये जो एंगल बनता है, इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए बीटा मान लेते हैं। अक्सर ये एंगल और ये एंगल सेम ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सेम इस वजह से बनते हैं क्योंकि सीधी लाइन पे बनेंगे, तो जो एंगल ये बनेगा वैसे ही सेम एकांतर कोण ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ये बीटा है तो ये भी तो बीटा हो जाएगा। वो सेम रहते हैं लेकिन अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे बनता है, और एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जो ऊपर से नीचे की तरफ देखने पे यहाँ बनता है। बिल्कुल भ्रम में ना रहिएगा कि यहाँ का एंगल नहीं होता है। ये यहाँ से यहाँ तक के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जिसको हम लोग बीटा मान रहे हैं। ये पहले, सबसे पहले आप ये दो चीजें याद रखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे और कैसे कैसे किस किस एंगल पे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे। अब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और डेविएशन के बारे में बताया। इसके बाद यहीं पे जो अक्सर हमको जरूरत पड़ती है, हम कुछ आपको रेशियोज के बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पे कि किन किन रेशियोज पे हमको जरूरत पड़ती है। हमने दो बना लिया। आपको यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली जरूरत पड़ती है, ये एंगल हमने 30 डिग्री बना लिया, ये 60 डिग्री बना दिया, और ये समकोण है, राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो बनते हैं क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन बनेंगे अलग अलग, उस पर भी देखेंगे हम लोग। ये हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और 45 90 डिग्री, ये दो बना लिए यहाँ से। अब इनके रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही रेशियोज के बारे में बात करेंगे, तो 30 के सामने वाली भुजा को हम लोग 1 यूनिट, 60 के सामने वाली भुजा को हम लोग √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग 2 यूनिट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं कि 30 60 90 ये जो सामने के रेशियोज होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये 2, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 के रेशियो में चलते हैं। ये साइन रूल से बनाया गया है। ये बना कहाँ से है साइन रूल, अगर किसी को जानना है तो हम वो भी प्रूव करके दिखा देंगे कि साइन रूल से ये कैसे बना है। 30 60 90, उसी तरीके से 45 45 90 के बारे में अगर हम लोग बात करें, 45 45 और 90, अगर हम इनके बारे में बात करें, तो 45 और 45 के सामने अगर एंगल सेम है, तो इनके सामने की जो लेंथ होती है वो सेम रहेंगी। तो ये 1 है तो ये भी 1 होएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो ये बन जाएगा 1 1 और √2 ऐसे करके। ये 1 1 √2 इस तरीके से बन जाएगा। तो ये 30 60 90 पे, ये 45 45 90 पे। लेकिन इनको यूज कैसे करेंगे उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि 30 डिग्री के सामने वाली लेंथ को हम लोग हमेशा 1 मान के चलेंगे, 60 डिग्री के सामने वाली लेंथ को हम लोग √3 मान के चलेंगे, और इसके सामने 90 डिग्री वाले को 2 मान के चलेंगे, अगर 30 60 90 का ट्रायंगल बन रहा है तो।
अगर 45-45 90 का ट्रायंगल बन रहा है तो 45-45 के सामने की भुजाएं 1-1 की आपस में बराबर होंगी और 90 के सामने की भुजा को हम लोग √2 कहेंगे। ये याद रखिएगा और आगे चलते हैं और इस पे क्या-क्या कांसेप्ट बनते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे अगर इसका क्वेश्चन बनेगा बेसिकली तो कैसे बनेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपसे बता दिया गया कि यहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी मतलब मीनार के तल से, ये मीनार के तल से बता दिया 60 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ आदमी कह रहा मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिखता है, 30 डिग्री देखता है। तो अब आपको ये कह दिया गया कि मीनार की ऊंचाई हाइट h बतानी है। देखिए हम बहुत सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहे हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो हम 100% कह सकते हैं ये 60 डिग्री होगा क्योंकि ये मीनार से यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा। अभी-अभी हमने आपको यही तो यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को उठाया कि अगर 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो अभी-अभी हमने बताया 30 के सामने वाली भुजा 1 और 60 के सामने वाली √3 होती है। तो 60 के सामने वाली जो हमको √3 का वैल्यू दिख रहा है वो 60 दिख रहा है और हमको 30 के सामने वाला का वैल्यू बताना तो 1 यूनिट का वैल्यू बताना जो कि कितना हो जाएगा 60/√3। यही हमारा आंसर आ गया √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60 √3/3 तो हमारा आंसर आ गया 20 √3। अब वही तो आपको समझा रहे हैं कि यूज कैसे करना। अभी हमने क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं आगे, लेकिन पहले हम आपको यूज करने के बारे में बताते हैं। जैसे और देखिएगा यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया और इसी पे एक लाइन बना ली इस तरीके से, इस जगह से ऐसे करके। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन बना दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये एंगल ये जैसे-जैसे आप मीनार की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। ये याद रखिएगा यहाँ पे एंगल अगर बीटा है और ये अल्फा है, तो बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा क्योंकि ये मीनार के ज्यादा करीब है। तो मीनार के जो पास होगा वो कोण हमेशा इससे दूर रहेगा। अब आपसे बता दिया गया कि एक आदमी यहाँ पे इसका जो एंगल देखता है वो 30 डिग्री देखता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मीनार की तरफ बता दिया 10 मीटर जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसका जो एंगल बन जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन जाता है। आपको मीनार की हाइट चाहिए। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक ये क्वेश्चन है। आपसे बता दिया कि एक आदमी मीनार के तल से किसी दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री देखता है। कह रहा अगर वह मीनार की तरफ 10 मीटर चला जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ के 45 डिग्री हो जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि मीनार की हाइट क्या होगी। आपको वही रेशियोज यूज करने हैं जो हमने अभी तक सिखाए हुए हैं आपको। तो अगर ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है तो दिमाग लगाइएगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना, दिमाग लगाना है कि अगर मेरा ये h है तो यहाँ से 45 डिग्री की वजह से ये भी h होगा इतना। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगर ये 45 डिग्री है तो अगर हम बहुत समझने वाली चीज है, तो यहाँ से ये भी 45 डिग्री होगा छोटे ट्रायंगल में। हम कहो तो नामकरण कर देते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी कर देते हैं। तो अगर हम BCD वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो अगर एंगल ये वाला 45 डिग्री है तो बेसिक सी बात है ये भी 45 होगा और 45-45 की वजह से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर होंगी जिसको हम ब्लू कलर का ये कर रहे हैं, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग ये वाला एंगल 30 डिग्री देख रहे हैं यहाँ से ये, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री हो जाएगा और 30 के सामने वाली लेंथ हमको 1 यूनिट का वैल्यू h दिखाई दे रहा है तो 60 के सामने वाला पूरा वैल्यू h√3 हो जाएगा। ये ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि 30 के सामने वाला हमको अगर 1 यूनिट का वैल्यू h दिख रहा है तो 60 के सामने वाला √3 मतलब h√3 हो गया। यहाँ से हम लोग बड़े प्यार से कह सकते हैं h√3 इक्वल्स टू h+10। ये बस यहाँ से हमको हाइट आराम से देखने को मिल जाएगी कि क्या आएगी। हमने क्या किया, h को इधर कॉमन ले लिया, 1 मिनट सॉरी, h को इधर कॉमन ले लिया और इसको उधर भेज दिया 10/√3 - 1। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। ये 5 ब्रैकेट में √3 + 1 इसका आंसर आ जाएगा। मैं भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बट यहाँ पे सिर्फ मेरा जो सिखाने का मकसद है वो ये है कि हम आपको ये सिखा पाए कि इसको यूज कैसे करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये हमने बहुत छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट, इस पे बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ बनता है। जैसे अगले अगले इस पे चलते हैं कि हमने आपको बता दिया, सपोज करिए कि आपसे बता दिया गया एक ये मीनार दे रखे, 1 मिनट रुकिएगा। एक ये आपको बता दिया गया मीनार, बहुत ऊंची मीनार दे रखी है और एक छोटा सा भवन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से इस लाइन को ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आपसे बता रहा है कि ये मीनार भवन के शीर्ष और तल
दोनों के साथ आपको एंगल्स पता है और ये भी लेंथ आपको ये भी पता है यहाँ से ऐसे करके ये। और इस पे क्वेश्चन बहुत बनने को देखने को मिलेगा कि आपको एंगल यहाँ पे दे दिया गया कि ये 60 डिग्री है थोड़ी देर के लिए, ये आपको एंगल दे दिया गया 60 डिग्री है, ये दे दिया गया 30 डिग्री है और आपको ये वाली लेंथ बता दिया गया कि मीनार और भवन के बीच की दूरी 40 मीटर है। अब आपसे कह दिया गया कि आपको भवन की ऊंचाई बतानी है, तो अगर ये 40 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 40 मीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा ऐसे करके, ये अगर 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगी। अच्छा ये 30 है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 होगा। तो अगर 60 के सामने वाला अगर हमको √3 का वैल्यू 40 दिख रहा है तो ये 40/√3 हो गया, 40/√3 हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर ये 60 डिग्री के सामने है तो √3 का वैल्यू है ना, और √3 का वैल्यू अगर 40 है तो जैसे ही हम 30 एक का वैल्यू देखेंगे तो 40/√3 हो गया। अब 30 के सामने वाला क्या होता है 1 यूनिट होता है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 40/√3। ऐसे ही जब हमको ये 60 दिख रहा है तो ये 30 है, अगर 30 के सामने वाला ये हमको 1 यूनिट का वैल्यू 40 दिख रहा है तो 60 के सामने वाला ये पूरा 40√3 हो जाएगा। अब अगर हमको सिर्फ भवन का ऊंचाई बताना है, ये वाला ऊंचाई बताना है, तो हम बड़े आसानी से नहीं बता सकते कि 40√3 में से अगर हम 40/√3 घटा देंगे तो हमारा जो भवन का ऊंचाई है वो देखने को मिल जाएगा बड़े आसानी से। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ऐसे हम अभी आपको कंसेप्ट बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। कि आपसे बता दिया गया कि एक मीनार था, उसी के जस्ट सामने एक भवन था। कह रहा है मीनार के शीर्ष से भवन के शीर्ष के अवनमन कोण और भवन के तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार के शीर्ष से भवन के शीर्ष का अवनमन कोण अगर है तो ये वाला जाहिर सी बात है, ये वाला एंगल हमको 30 डिग्री पता है यहाँ से, ये 30 तो ये भी 30 हो गया। और ऐसे ही ये एंगल यहाँ से ये वाला हमको तली वाला पता है, ये 60 डिग्री पता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बस उसको यूज करके बस आप ये मत भूलिएगा कि 30 60 90, बहुत बार बार हम आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 60 90 पे जो रेशियोज होते हैं 1√3 और 2 होते हैं, टेन थीटा लगाने की जरूरत नहीं है। ये 30 60 90 के सामने का जो रेशियोज होते हैं वो 1√3 और 2 होते हैं। इनका यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो फिगर में ही आंसर आएगा। वो हम आपको करके दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे। एक कंसेप्ट और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि आपसे बना के दे दिया गया कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये अब यहां से ये भी बता दिया गया कि यहां से ये एक एंगल ये दे रखा है, ठीक है। ये एक मिनट इसको थोड़ा सा सेटल कर लीजिएगा। ये ठीक है, ये दे दिया गया। अब आपसे बता दिया गया कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं कि अगर ये अल्फा डिग्री है तो ये 90 माइनस अल्फा, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और आपको एक लेंथ यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ बी पता है और यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ ये कितनी पता है ए पता है। थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा, ये ये कितनी पता है ये। अब आपसे ये बता दिया गया कि अब आपको ये हाइट एच बतानी है कि क्या होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको रट लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, कि इसको करना कैसे है वो ध्यान से समझ लेना, वो बहुत जरूरी है। ये वाला हमको पता है बी, यहाँ से यहाँ तक का ये बी पता है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि एच क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए बी। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले निकाल के देख लेते हैं कि टेन अल्फा अगर हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के लिए तो टेन अल्फा जो हो जाएगा वो पक्का क्या हो जाएगा एच अपॉन ए, ये। और टेन अगर हम लोग देखेंगे तो 90 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। तो जैसे ही हमने देखा ये कितना हो गया कॉट अल्फा बराबर एच अपॉन बी। हम देखेंगे इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन का आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा इधर हो जाएगा, टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा ये हो जाएगा, और उधर से हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए बी। ये जैसे ही हमने इसका मल्टीप्लाई किया ये 1 आ गया तो एच स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, तो हम कह सकते हैं एच बराबर स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा ए बी। ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि एच बराबर क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन ये होगा कब ये बात भी याद रखिएगा, ये सिर्फ तभी होगा जब इनके और इनके एंगल्स का सम आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो 90 डिग्री बन रहा हो तो।
तब आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये वाली डिस्टेंस और ये पूरी वाली डिस्टेंस पता है तो इनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी चीज याद रखनी है कि अगर आपको ये एंगल पता है, सपोज करिए 40 डिग्री पता है और ये वाला 50 डिग्री पता है, और आपको हाइट निकालनी है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और पूरी लेंथ पता है। अगर ये लेंथ आपको पता है और आपको हाइट निकालनी है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हम लोग वहां से हाइट देख पाएंगे कि क्या होगी। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है, आगे चलेंगे तो क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सपोज करिए ये आपको ऐसे करके ये बना के दे दिया गया और इसी पे एक लेंथ हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, इस वाले पॉइंट से ऐसे, ठीक है। ये अब ये हमको थोड़ी देर के लिए पता है कि 30 डिग्री और ये हमको पता है 60 डिग्री। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पूरा हमको 30 डिग्री पता है और ये 60 डिग्री पता है। अगर हमको ये वाली लेंथ देखनी है, बहुत ध्यान से कि अगर ये हमको पता है कि थोड़ी देर के लिए पता है कि ये हमको पता है बी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और हमसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूछी जाए कि क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप जरूर निकाल पाएंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री होगी। हम आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर ये h है तो हम यहाँ से 60 के सामने वाला अगर h है तो ये h अपॉन रूट 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? h अपॉन रूट 3। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखा है ये 60 के सामने h है तो 30 के सामने h अपॉन रूट 3 हो जाएगा। और अगर 30 के सामने h है तो इस पूरे में 60 के सामने अगर हम लोग देखेंगे तो 30 के सामने h है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? h रूट 3। ठीक है, हमको ये वाला h अपॉन रूट 3 अगर निकालना है सिर्फ और सिर्फ, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले h निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा हमारा h रूट 3। या एक काम करते हैं, एक काम करिएगा, क्योंकि हमको निकालनी जो लेंथ है वो ही मानते हैं ना, क्यों सब कुछ मानते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिएगा। जो हमको लेंथ निकालनी है हम उसको मान लेते हैं। हमको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है ना, एक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे समझा देंगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट कर ले जाएंगे क्वेश्चन, कि हमने मान लिया ये ए बी सी और इसको डी मान लिया। हमने ये वाली लेंथ देखनी है कि बी डी जो होगी वो कितनी होगी, ये ठीक है। ये हमको निकालनी है कि बी डी कितनी होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हमने 30, ये 30 डिग्री है तो इसके सामने अगर x है, छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी डी में 30 के सामने अगर x है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? x रूट 3 हो जाएगा। बिल्कुल सोचने समझने की जरूरत नहीं है। 30 के सामने, इस वाले एंगल के सामने अगर ये हमको x पता है तो 60 के सामने ये हो जाएगा। इस 30 के सामने अगर ये x रूट 3 पता है तो 60 के सामने ये कितना हो जाएगा? पूरा 3x। हम यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, 3x बराबर क्या हो गया यहाँ से? x प्लस बी, और यहाँ से ये इसको इधर घटाया तो 2x बराबर कितना आ गया? b। तो x बराबर कितना आ गया? b/2। जो हम कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं वो हम डायरेक्ट समझा सकते थे, लेकिन हम आपको ये पूरा सॉल्विंग करके क्यों बता रहे हैं उसका रीजन बताएंगे। अब यहाँ से एक पॉइंट दिमाग में डाल लीजिए हमेशा के लिए, कि ये एंगल अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ यहाँ पे, ये अगर एंगल डबल हुआ, अगर ये एंगल डबल हुआ, सिर्फ और सिर्फ 30-60 पे ये फॉलो करेगा। ध्यान रखिएगा कि अगर ये एंगल 30 डिग्री से उठाकर 60 डिग्री मतलब डबल हो गया, ये एंगल डबल है तो यहाँ की जो लेंथ है उसकी जस्ट आधी लेंथ होगी यहाँ की। अभी अभी हमने प्रूव भी किया है कि ये b/2 ही होगी। याद रखिएगा कि अगर एंगल 30 से 60 हो रहा है, डबल हो रहा है, तो इसकी जस्ट आधी लेंथ यहाँ पे आएगी। वो हमने पूरा प्रूव करके दिखाया है। हर बार आपको ये निकालना नहीं है, एक बार हमने निकाल के समझा दिया है, बस उसको याद रखना है आपको अच्छे से। फिर से बता रहे हैं कि ये एंगल अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री उठा के डबल हो रहा है तो यहाँ की जो लेंथ है उसकी जस्ट आधी लेंथ होगी यहाँ की। ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने सिखाए हैं इन पे काम कर लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में कठिन कुछ भी नहीं है, जितने पॉइंट आपको बताए गए हैं, ठीक है। अब बचे हुए पॉइंट्स हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ये देखिए, बनाने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। कह रहा है किसी खंबे के निम्न बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब हमको ये पता है यहाँ से ये एक हमने बना लिया ट्रायंगल, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और हमको यहाँ से ये पता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द फुट, है ना। यहाँ से 80 मीटर की दूरी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन पता है वो हमको कितना पता है? 30 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर h।
ये पूछ रहा है, दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है। ये 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अच्छा 60 डिग्री के सामने √3 का वैल्यू हमको पता है 80, तो 30 डिग्री के सामने एक यूनिट का वैल्यू जब हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80/√3। 30 डिग्री के सामने एक यूनिट का वैल्यू हम 80/√3 देखेंगे तो हमारा जो आंसर आ गया वो 80/√3 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन दे रखा है? तो हम देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन हमको दिख रहा है 80/√3। ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आसानी से बना ले जाएंगे, बिल्कुल टफ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं और परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाएंगे, बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये हो गया पूरा, क्या किया कैसे किया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा पूरा फिगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए एक इस क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत मन से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह क्या रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब खंबे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर होगी। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम विल बी व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पिलर इज इक्वल टू इट्स हाइट। फिर से समझेंगे, ठीक है। ये कंडीशन बनी और अब आपसे यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ये जो हाइट है और ये जो शैडो है, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। अगर हाइट और शैडो दोनों आपस में बराबर हैं, मान लीजिए ये अगर आपने x मान लिया और ये भी x है, ये कब हो सकता है जब दोनों बराबर हों। ये 90 डिग्री फिक्स हो गया, 90 डिग्री होगा। तो ये कब होंगी बराबर, जब हमने बताया था जब दोनों 45-45 डिग्री होते हैं तभी ये बराबर होता है। तो हमको यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री। ये हम कंसेप्ट तो बता के भी आए हैं आपको कि ये बराबर कहाँ होगा, उसका एक कंडीशन है कि कहाँ बराबर होगा, जहां पे ये वाले एंगल्स आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट कंडीशन पे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपने जो सीखा है उसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कह रहा है किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा सीढ़ी का पाद दीवार से 4.5 मीटर दूरी पर स्थित है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस इज 60 डिग्रीज 4.5 मीटर अवे फ्रॉम द हाउस, द लेंथ ऑफ लैडर। अब की बार हमको जो बताना है वो सीढ़ी की लंबाई बतानी है और हमको ये दे रखा है, यहाँ से ये पॉइंट पता है कि किसी दीवार पर स्थित उन्नयन कोण कितना पता है। ये यहाँ से सीढ़ी के जो यहाँ से 4.5 मीटर घर से दूर सीढ़ी रखी है, ये हमको इन्होंने बता दिया कि 4.5 मीटर घर से दूर है और दीवार के साथ ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये 60 डिग्री है। और हमको ये बताना है कि लेंथ ऑफ लैडर, मतलब लैडर जो सीढ़ी है वो ये है, यहाँ से इस तरीके से ये सीढ़ी लगी हुई है, ये हमें इसी सीढ़ी की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर ये 60 डिग्री है तो पक्का ये 30 होगा और ये 90 होगा। अभी अभी हमने इसके रेशियोज के बारे में समझा है कि 30 के सामने वाले को हम लोग 1 कहते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू 4.5 है और 90 के सामने वाले को हम 2 कहते हैं तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 90 के सामने वाली ही लेंथ बतानी है तो हमें 2 यूनिट का वैल्यू बताना है तो 9 मीटर हो जाएगी। जो लेंथ हमें देखनी है वो कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। आसानी से देख सकते हो, जो आपको कंसेप्ट बताया उसको आसानी से जिसने पकड़ लिया वो आसानी से, बहुत आसान, कुछ नहीं। हमको ये वाली लेंथ पता थी, 30 के सामने वाली और 90 के सामने वाली बतानी है हमको। हर बार हम आपको बता रहे हैं कि 30 60 90 के लिए जो रेशियो होते हैं वो अब तक रट गए होंगे आपको, 1√32 होते हैं और 30 के सामने वाली 1 यूनिट का वैल्यू हमको 4.5 पता है। हमें 90 के सामने वाला 2 यूनिट का वैल्यू बताना है तो हम 9 मीटर बड़े आसानी से बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, 9 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार इस क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करेंगे सारे लोग। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए कह रहा 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से 150 √3 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कह रहा 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से, यहां से बनाते हैं बहुत ध्यान से कि यहां से ये एक मीनार बना दिया,
ये एक मीनार बना दिया और मीनार से एक मीनार से 150 रूट 3 मीटर की दूरी पर। तो इस मीनार से यहाँ तक की दूरी पर एक पर्यवेक्षक खड़ा है जिसकी ऊंचाई कुछ ऐसे हमको 2 मीटर के आसपास दे रखी है, यहाँ पे। अब इसकी आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो भी हमको पता है कुछ इस तरीके से। कंडीशन कैसे बनेगी वो समझना बहुत जरूरी है, बस वही वही पूरा दिमाग लगाना है कि ये अपने को पता है 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी आंख से जो कोण बन रहा है तो हमने यहाँ से ये एंगल बता दिया कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 60 डिग्री। अब अगर ये पूरी लेंथ, नीचे वाली लेंथ 150 रूट 3 है तो ये भी तो 150 रूट 3 होगी, इसमें भी कोई चिंता का विषय नहीं है, ये भी 150 रूट 3 होगी। हमको पूरी हाइट बतानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी हाइट h बतानी है कि कितनी होगी। बिल्कुल, ये ऐसे क्वेश्चन अभी थोड़े टाइम पहले सीजीएल या सीपीओ में पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया। अगर ये 60 डिग्री है तो हम 100% श्योर हैं कि ये 30 डिग्री होगा और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम एक यूनिट को 150 रूट 3 मानते हैं। अगर ये 150 रूट 3 है तो 60 के सामने यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो रूट 3 का वैल्यू हम देखेंगे तो 150 रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग देखेंगे तो ये 450 मीटर आ गई। ये कितनी आ गई? 450। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें 450 पता है और ये 2 मीटर हमको पहले से पता है, तो 450 और 2 मिला के जो हमारी पूरी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 452 मीटर। हमको अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो हम आंसर टिक करेंगे बी ऑप्शन। फिर से समझ लीजिएगा कि ये 2 मीटर है, हमने सिर्फ ये जो रेशियो लगाया है वो इस ट्रायंगल में लगाया है। हमने जो रेशियो लगाया वो इस ट्रायंगल में निकाल लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मिली वो हमको 450 देखने को मिली और इसके बाद 2 मीटर और थी, तो 450 और 2 मिला के कितनी हो गई? 452। ये हमारा बी ऑप्शन आंसर हो गया। इजीली बना सकते हो, बहुत टफ ये भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे समझिएगा। ये कह रहा है 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायन कर रहे हैं। जहाजों से देखने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी। कह रहा है 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द lighthouse when viewed from ship are 45 degree and 60 degree respectively. If the height of the lighthouse is 81 degree, then find the distance between two ships. देखिए क्या बेहतर क्वेश्चन दे रखा है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। कह रहा है 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर। देखिए ये एक लाइट हाउस है, समझिएगा, ठीक है। इसके दोनों ओर का मतलब पहले ये बना देते हैं, ये एक लेंथ बना दी हमने, ठीक है। और ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ये। और लाइट हाउस एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ये हमको यहां से ये पता है, ठीक है, लाइट हाउस। अब इसका एंगल ऑफ हमको क्या पता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द लाइट हाउस व्हेन व्यूड फ्रॉम द शिप्स। अगर यहाँ से शिप से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो एक 45 डिग्री दिखता है हमको और एक हमको दिखता है 60 डिग्री, ठीक है। और लाइट हाउस की जो हाइट पता है वो हमें 81 मीटर पता है। हमें ये एक शिप यहाँ पे ए है और एक शिप यहाँ पे बी है, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको अभी अभी सिखाया हुआ है, आप आसानी से कर सकते हैं। अभी आपने सीखा हुआ है कि अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हमको 45 45 और 90 दिखाई देगा। 45 45 और 90 में 1:2 का रेशियो बनता है, तो इसके सामने वाला 81 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 100% क्लियर हो गया कि 81 ही होगा इस वाले ट्रायंगल में, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। अब अगर इस वाले में देखेंगे तो अगर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा तो ये 30 बनेगा। अच्छा, 60 के सामने वाले √3 का वैल्यू है तो 30 के सामने वाले का वैल्यू हो जाएगा 81 अपॉन √3, क्योंकि √3 यूनिट का वैल्यू पता है तो 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे 81 अपॉन √3 हो गया। हमको इन दोनों का बीच का टोटल डिस्टेंस चाहिए तो 81 प्लस 81 अपॉन √3 ये हमारा आंसर। बट ये ऑप्शन क्या हमको कहीं दिख रहा है? तो हमको नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? 81 कॉमन ले लेंगे। 81 जैसे ही हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है। जैसे ही हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 81 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन √3। ऐसा ऑप्शन क्या अगर आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो उसको आंसर टिक कर देंगे। तो हमें पहला ऑप्शन है जो इस तरीके का देखने को मिल रहा है,
फिर से कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एडिशनल कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है आपको कि एक ए पॉइंट यहाँ पे है, एक बी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और एक लाइट हाउस है बी पॉइंट या सिप मान लीजिए, एक आपको लाइट हाउस है जिसका हाइट पता है 81, और दो सिप इस लाइट हाउस से देखते हो तो एक इसके इस साइड है, एक उसके उस साइड है, और दोनों सिप से लाइट हाउस के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री बताए गए हैं। तो हमको डिस्टेंस बिटवीन सिप्स चाहिए ए और बी के। तो एक ट्रायंगल से हमने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकाल लिया, दूसरे ट्रायंगल से हमने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकाल लिया, और दोनों को सम करके बता दिया कि दोनों सिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आई होप ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, ऐसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, एक बार दिमाग लगा के बनाइएगा। कह रहा है, अ ट्री फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम इट्स फुटर इन सच अ वे that its upper end touches a point on the ground 6 मीटर away from its footer. Find the height of tree. देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक पेड़ अपने तल बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से इस प्रकार टूटकर गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन पर इसके तल से 6 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, क्या बेहतर क्वेश्चन है। हम आपको पहले फिगर समझाते हैं कि सपोज करिए ये पेड़ यहाँ से था, पूरा यहाँ पे था, लेकिन जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई, मतलब यहाँ कहीं से टूट गया, ये 8 मीटर की ऊंचाई है, 8 मीटर की ऊंचाई से ये पेड़ टूट गया यहाँ पे। अब ये जो ऊपर का टूटा हुआ सिरा है वो जाके यहाँ पे जमीन से कितने मीटर की दूरी पर टच करता है जाके, तो ये बता दिया गया कि जमीन से 6 मीटर की डिस्टेंस पे टच करता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है, अ ट्री फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 8 मीटर इट्स फुटर इन सच अ वे, इस तरीके से यहाँ पे टच करता है। तो अब आपको ये बताना है कि हाइट ऑफ ट्री, पेड़ का ऊंचाई क्या होगा। क्वेश्चन का सिनेरियो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि एक पूरा पेड़ था जो 8 मीटर की ऊंचाई, मतलब यहाँ से ब्रेक हुआ और ऊपर का हिस्सा है वो इधर आके टच करता है, जो कि जमीन से 6 मीटर की दूरी पर है। तो अब हम पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री बनाएगा ही, अगर 90 डिग्री बनाएगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या ट्रिपलेट लगा सकते हैं कि ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 10 मीटर। तो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा टूटा है ये कितने मीटर रहा होगा, ये रहा होगा 10 मीटर। ठीक है, अभी 8 मीटर ऊंचाई से टूटा है, तो 10 और 8 मिला के जो पेड़ की हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 18 मीटर। खूबसूरत सवाल, एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि हमसे क्या बता दिया गया, एक पेड़ था जो पूरा एक ऊंचा सा पेड़ था जो यहाँ से ब्रेक हुआ और ऊपरी हिस्सा जो था वो यहाँ से टूटा और वो जाके यहाँ पे जमीन पे लग गया जाके। यहाँ से 8 मीटर से टूटा था और जमीन से 6 मीटर की दूरी पर गिरा है जाके, तो हम 6, 8, 10 से ये वाली लेंथ 10 निकाल लेंगे। ये भी तो पेड़ का ही हिस्सा है, ये भी ऊपर वाला पेड़ तो है जो आके जमीन पे यहाँ से इस तरीके से पेड़ था, वो जब टूटेगा तो जमीन पे आके लग जाएगा, तो ये यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ से जाके ये नीचे की तरफ सट गया जाके। तो इसका जो लेंथ निकल के आ जाएगा वो 18 मीटर निकल के आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान होता है, ये देखो, ये खूबसूरत सवाल, बहुत आसान होता है हाइट एंड डिस्टेंस, अगर किसी को टेक्निक से समझ में आ गया तो। ये देखिए, अच्छे से एक बार पढ़िए, पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, फिर बनाएंगे इसको। क्या दे रखा है क्वेश्चन, कह रहा है, एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के तल बिंदु की ओर आ रही दो कारें जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर हैं को देखे जाने पर अवनमन कोण अल्फा डिग्री और बीटा डिग्री दिखते हैं। अल्फा डिग्री इज ग्रेटर देन बीटा डिग्री, tan अल्फा इज इक्वल्स टू √3 एंड tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, देन मीनार की हाइट बतानी है। फिर से इंग्लिश में पढ़ देते हैं। नाउ ऑब्जर्वर एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स टू कार अप्रोचिंग द फुट of the tower which are at a distance of 120 meter from each other. The angle of depression alpha and beta are such that alpha is greater than beta and tan alpha is equals to √3 and tan beta is equals to 1/√2 to find the height of tower। देखिए, कंडीशन समझिएगा कि ये सपोज करिए कि ये टावर है। अब टावर पे खड़ा एक आदमी दो कार देखता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये दोनों कारें एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है, 120 मीटर की दूरी पर है। इस आदमी को जो एंगल ऑफ डेविएशन इस कार का और इस कार का दिख रहा है, वो एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा है एक बार अल्फा और एक बार बीटा। अब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो जाहिर सी बात है कि जो अल्फा बनेगा, अल्फा इज ग्रेटर, देखो अगर अल्फा बनेगा तो वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा और उसी को अल्फा हम लोग यहाँ से ले लेंगे, और जो बीटा बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा डेविएशन, उसको हम यहाँ से बीटा ले लेते हैं।
तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा हो गया और हमारी जो अप्रोच है वो यहाँ से सही हो जाएगी और हमको हाइट ऑफ टावर ये h फाइंड आउट करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, दिमाग लगाना है आपको। ये अब हमको पता क्या है, टेन अल्फा के बारे में पता है कि √3, टेन अल्फा इज टू √3 पता है। अगर टेन अल्फा हमको यहाँ से देखेंगे, हमको ये नहीं पता थोड़ी देर के लिए कि क्या है, तो हम अगर यहाँ पे टेन अल्फा देखेंगे, हमें नामकरण अगर हम करेंगे तो हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक बार बेसिक से बताते हैं, एक बार टेक्निक बता देंगे, ठीक है। ये है, तो अगर हम लोग यहाँ से टेन अल्फा देखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो हम ये कहेंगे h अपॉन ई डी, एच अपॉन बी डी। भाई टेन अल्फा लंब बटे आधार हो जाएगा और हमें टेन अल्फा पता है √3, तो h बराबर बी डी √3 हो जाएगा, बी डी √3 हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। अभी हम इसको बेसिक्स उससे भी बता देंगे, तो बी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन √3। बी डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, h अपॉन √3, ठीक है। अभी हम यहाँ से एंगल से भी बता देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और अगर हमें टेन बीटा पता है, टेन बीटा अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता है, h अपॉन, अगर हम टेन बीटा को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन, ये पूरी हो जाएगी h बाई √3 प्लस 120, ये। और टेन बीटा हमें 1/√2 पहले से पता है, तो √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा h अपॉन √3 प्लस 120 इक्वल्स टू √2h, ऐसे करके। यहां से हम इसको उधर लेके जाएंगे तो 120 बराबर ये हो जाएगा h ब्रैकेट में √2 माइनस 1/√3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम पूरा h का वैल्यू निकाल ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 120 √3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 120 √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और √6 माइनस 1 आएगा अपॉन में, और मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ेंगे घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। बट इससे अच्छा अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है अप्रोच, तो हम अच्छे अप्रोच की तरफ चलते हैं कि इससे बेहतर अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का। इतना टिपिकल नहीं करेंगे, हम ये बता रहे थे कि बेसिक से जाएंगे तो ये अप्रोच लेना पड़ेगा। अब हमें बेसिक से ना जाना है ना ये अप्रोच लेना है। हमको टेन बीटा पता है 1/√2, तो टेन बीटा का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ √2 होगा। इतना लेंथ क्या होगा, √2 होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ से हमको एक चीज पता है कि जो टेन अल्फा है वो √3 है। टेन अल्फा जो √3 है, तो अल्फा ये 60 डिग्री मिल गया हमको, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है ये। अच्छा, 60 के सामने वाला अगर हमको थोड़ी देर के लिए, 60 के सामने वाला अगर हमको 1 दिख रहा है, तो 30 के सामने वाला ऐसे नहीं देखना चाहते, तो 30 के सामने वाले को अगर 1 मानोगे, 30 के सामने वाले को 1 मानोगे, तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा √3। ये 1 माना तो ये √3 हो गया। अगर इस 1 का वैल्यू √3 है, तो इस √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ये। अब हमको पता क्या है, अब हमको पता क्या है, इस ये जो वैल्यू पता है, ये हमको कहीं ना कहीं √6 माइनस 1 का वैल्यू पता है। √6 माइनस 1 का वैल्यू 120 पता है, हमको √3 का वैल्यू बताना, तो 1 बराबर आ गया 120 अपॉन √6 माइनस 1, और इंटू √3 का वैल्यू बताना, तो 120 √3 अपॉन √6 माइनस 1। कॉन्जुगेट करोगे तो 5 से कट गया, तो 24 √3 ब्रैकेट में √5 प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल जा रहा है और ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, बाकी तरीका आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं। यहाँ से मैच करना चाहिए, 30 डिग्री के सामने वाला ये हो गया, बिल्कुल सही है। ये हम लोगों ने बेसिक से किया था, तो भी √6 माइनस 1 आ ही रहा था, ठीक है। आई होप ये सही होगा, ठीक है। अब आप एक बार फिर से चाहिए तो बेसिक से बना लीजिएगा, चाहे तो इससे बना लीजिए। वैसे ये आंसर बिल्कुल सही है, हो सकता है लगभग में आ रहा हो। मीनार की हाइट पूछ रहे हैं, तो अपने से √3 का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 120 √3 वैसे करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से आंसर नहीं आएगा, जिस तरीके से इसमें रखें कि 60 √3, 80 √3 और 40 √3। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसानी बिल्कुल सही किया है, जो बेसिक तरीका हमने यूज किया है, बेसिक से भी बताया, टेक्निक से भी बताया, आंसर दोनों जगह से सेम आ रहा है। कह रहा है जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के तल से 108 मीटर की दूरी पर, कह रहा है जमीनी तल पर खड़ी एक चट्टान से 108 मीटर दूरी पर, यहां से 108 मीटर दूरी पर, यहां से 108 मीटर की दूरी पर शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो चट्टान की ऊंचाई बतानी है। तो ये वाला उन्नयन कोण अपने को 30 डिग्री पता है, तो चट्टान की ऊंचाई, ये हाइट बतानी है। ये बहुत आसान सवाल है। ये 30 है तो ये 60 होगा, 60 के सामने वाले को हम √3 का वैल्यू हमको 108 पता है, तो हमें एक यूनिट का वैल्यू बताना, तो 108 बटे √3 हो जाएगा, और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये 3 हो गया और 3 से काटेंगे तो ये 36√3 हमारा आंसर आ गया, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देखेंगे, सी ऑप्शन में। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हो, टिपिकल ये भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप समझते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा, कह रहा है 60 मीटर ऊंचे एक खंबे के एक ओर खड़े दो व्यक्ति, 60 मीटर ऊंचे खंबे के एक ओर खड़े दो व्यक्ति, मतलब ये और ये, एक ओर खड़े दो व्यक्ति के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये 30 डिग्री मान लेते हैं और ये 60 डिग्री, ठीक है। और ये हमको 60 मीटर ऊंचे खंबे की बात कर रहा है, तो ये आ गया 60 डिग्री। अब हमें इन दोनों लड़कों के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस बतानी है कि क्या होगी। कभी टिपिकल ये हुआ ही नहीं है, दिमाग लगाना, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, 60 के सामने वाला √3 का वैल्यू हमें पता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम देखेंगे तो 60/√3 आ गया। 60/√3 से अगर हम लोग √3 का गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये कितना आ गया, 20√3। ये अभी अभी हमने एक थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कि हमको 60 मीटर ऊंचे खंबे के एक एक ओर खड़े दो व्यक्ति, खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं, ठीक है। यहां से हमने ये 20√3 देख लिया, अब हमको बताना दोनों व्यक्तियों के बीच का दूरी कितना होगा। ये 20√3 हो गया। अच्छा, हमने बताया था अगर ये एंगल डबल हो रहा तो लेंथ आधा होगा, तो ये कितना हो गया, 40√3। लेकिन ऐसा ऑप्शन दे नहीं रखा आपको। अच्छा, 60 नहीं 66 है, माफ कीजिएगा, ये 66 है, 66, ये 66 है, तो ये भी 66 होगा, तब इसको काटेंगे तो ये 22 हो जाएगा। अगर ये 22√3 है तो ये इसका डबल हो जाएगा, 44√3। क्योंकि हमने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले कि अगर ये एंगल यहाँ से उठा के डबल हो रहा है तो लेंथ आधी हो जाती है, तो ये अगर आधी है तो इसकी डबल कर दें 44√3, तो इन दोनों लड़कों के बीच की दूरी हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 44√3। लॉजिक लॉजिक फॉलो करें, एक बार फिर से समझा देते हैं कि हमको 60 के सामने वाला 66 पता था, तो 60 के सामने वाला √3 का वैल्यू 66 था, तो एक यूनिट का वैल्यू देखा तो कितना आ गया, 22√3। अब ये एंगल यहाँ से उठा के डबल हुआ है 30 से 60, तो ये लेंथ आधी हो गई होगी, ये 22√3 है जो कि आधी है इस वाले की, तो ये वाली कितनी रही होगी, 44√3। हमें यही तो बताना था, इस लड़के और इस लड़के के बीच का डिस्टेंस, तो आंसर कितना आ जाएगा, 44√3। सॉल्विंग करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लॉजिक आपको पता है। ये देखिए, वाकई सरल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बार लगा चुके हैं। कह रहा 6 मीटर लंबे एक आदमी की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक झंडे की छाया 42 मीटर लंबी है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, 6 मीटर लंबे आदमी की जो छाया है वो कितनी मीटर दिख रही है, अब देखो 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4, तो 42 फीट लंबे आदमी की अगर हम लोग छाया देखेंगे तो जाहिर सी बात है 42 फीट लंबी झंडे की छाया, अच्छा 42 है, छाया अगर 42 है तो झंडे की हाइट हमको बतानी कितनी होगी। यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं कि 42 इंटू 6/4 से हाइट आ जाएगी। कुछ मत करिए इसमें, 2 से काट दीजिए 3, ये 21, 21 3 63, h बराबर कितना आ गया, 63 फीट। ये हम आपको समझा देते हैं कि किया कैसे। एक बार फिर से समझ, इसमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको एक लॉजिक बता देते हैं। अच्छा, इस 6 फीट आदमी की जो छाया है वो 4 फीट है, इसकी छाया का जो रेशियो इसके साथ होगा वही झंडे की छाया का रेशियो झंडे के साथ होगा, तो दोनों रेशियोज को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया कि 6 4 बराबर झंडे की छाया बटे झंडे की लंबाई बटे झंडे की छाया। छाया पता थी, हमने हाइट सॉल्व करके निकाली तो कितनी आ गई, 63 फीट। ये हम लोग किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन हमको बड़े आसानी से दिख जाएगा। ये भी टिपिकल नहीं है, आसानी से बनाया जा सकता है। अगले पे चलते हैं। ये कह रहा एक, ये देखिए, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट जब कर रहे थे तभी हमने बताया था, अगर किसी को अच्छे से समझ में आया तो कर भी पाएगा। कह रहा है एक टावर के तल से यहां से बता रहा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदु, टावर के तल से 4 मीटर की और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, ये ठीक है, से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। उन्नयन कोण पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो अब आपसे ये कह रहा है कि आप हाइट ऑफ टावर बताएंगे h,
एच कितना होगा। ये कॉन्सेप्ट जब हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे तो हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताया था कि टावर की ऊंचाई अगर ऐसे केसेस में पूछता है तो हाइट निकालने के लिए जो डिस्टेंस दी होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। आप पीछे जाके देख भी पाएंगे, हमने ये कॉन्सेप्ट बताया है, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 मीटर। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़े देते हैं, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, the height of the tower is। हमको हाइट ऑफ टावर बताना है, तो हमने बताया कि जो बेस से डिस्टेंस होगी उन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हम आसानी से देख पाएंगे कि हाइट ऑफ टावर क्या होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे, बस समझ पढ़ने की जरूरत है अच्छे से। कह रहा 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया। चलिए बढ़िया है, हमको सीढ़ी का हाइट पता है 13 मीटर, ये हमको पता है 13 मीटर लंबी सीढ़ी बना लेते हैं। ठीक है, ये 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया, ये इसकी हाइट हमको कितनी पता है, 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। ये वाला जो दूरी है वो 6.5 मीटर है, ये दूरी 6.5 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है सीढ़ी की ऊंचाई का कोण बताना है, मतलब ये वाला एंगल बताना है। सीढ़ी की ऊंचाई, दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी का ऊंचाई, मतलब हमको ये वाला दीवार की यहां से रखी गई है ना ये, तो हमको ये वाला एंगल बताना है कि कितना होगा। ठीक है, देखेंगे। तो अगर हम इसका रेशियो बनाते हैं तो ये 1 और 2 का रेशियो बना। अगर ये 1 2 है तो ये जाहिर सी बात है √3 हो जाएगा, 1 √3 और 2 ही बनेगा, क्योंकि हमको ये तो 90 डिग्री फिक्स पता है। अब हम साइन थीटा अगर लगाएंगे तो 1/2 तो ये 30 डिग्री मिल गया और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमको ये देखना है, हमको एंगल कौन सा पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द इंक्लाइंड लैडर विद द वॉल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम लोग देखेंगे इंक्लाइंड लैडर विद द वॉल, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। पूरा कंडीशन हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। साइन थीटा लगाना चाहते हैं तो साइन थीटा लगाइए, और अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप इसका आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए यहाँ से एक फिगर बनाएंगे, 150 मीटर ऊंची इमारत ए, ये हमने बता दिया कि 150 मीटर ऊंची इमारत ए दे रखी है, ठीक है, के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, तो इमारत बी इससे भी बड़ी होगी तभी तो उसके शीर्ष के साथ का उन्नयन कोण बनाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ये यहां तक बना ली, और ये इमारत ए जो कि 150 मीटर है, अब इसके शीर्ष से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण देख रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ऊंची होगी। बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और इमारत बी के तल का 30 डिग्री अवनमन कोण, यहाँ से इसका एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 30 डिग्री पता है ये, और यहाँ से एलिवेशन जो पता है ये 45 डिग्री पता है और डेविएशन 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हमको ये बताना है कि इमारत बी का हाइट क्या होगा। बिल्कुल टिपिकल नहीं है, दिमाग लगा के आपको जो सिखाया गया है वो चीजें समझते रहिएगा बस। यहाँ से अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, 30 के सामने वाला अगर 150 है तो 60 के सामने वाला ये 150 √3 हो गया, ये 150 √3 है तो ये भी 150 √3 होगा। अगर ये 150 √3 हो गया तो 45 से यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो भी 150 √3 हो जाएगा। ये अब हमको इतना 150 पता था और वो ऊपर वाला 150 √3 आ गया, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 150 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1। तो जो हमारा आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। एक बार इसको भी समझेंगे, टिपिकल नहीं है, हमने पहले फिगर जो कहा वो बना दिया। फिगर कह रहा था कि एक मीनार थी, इसके शीर्ष से दूसरी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो इसका उन्नयन कोण मिल गया दूसरे मीनार के साथ 45 डिग्री और अवनमन कोण ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो गया 30 डिग्री। यहां से हमने पहले ये तल निकाल लिया 150 √3 तो ये भी कितना हो जाएगा, 150 √3। अगर इतना ये 150 √3 है तो ये भी 150 √3 होगा। पूरा ये 150 √3 है, ये 150 पता है, तो जैसे ही हम दोनों को उठा के ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। आसानी से देखने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल परेशान नहीं होगे, आराम से बन जाएगा। ये देखिएगा एक और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर भी चुके हैं। अब आप आसानी से इसको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को देखते देखते आंसर बनाया जा सकता है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा सकते हैं। कह रहा है एक क्षैतिज समतल पर स्थित ये टावर के शिखर, टावर के तल से गुजर रही रेखा पर 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर, देखो
ये यहाँ से 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर, एक 9 फीट की दूरी पर और एक 16 फीट की दूरी पर जो बनने वाले एंगल्स हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं। फिर से कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हम बार बार बता रहे हैं आपको कि सम ऑफ एंगल्स जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर standing on a horizontal plane from 2 points on a line passing through the foot of the tower at a distance of 9 feet and 16 feet respectively one complementary angles then the height of tower। height of tower निकालने के लिए हम भाई पहले भी बता चुके हैं कि दोनों डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई? 12 फीट। जो हमारा आंसर हो गया वो कितनी आ गई? 12 फीट। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, फिगर भी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही कर ले जाएंगे। कह रहा है 2 पॉइंट्स M and N are at the distance of A and B where B is greater than A respectively from the base of a building and on a straight line if the angle of elevation of the top of the building from points M and N are complementary then what is the height of building। तो height of building is 100% कंफर्म है कि h इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी होगा, ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग कंटिन्यूअसली इस पे बराबर काम कर चुके हैं, कई सारे सवाल हम इस पे पहले भी कर चुके हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है 50। अगले पे चलेंगे, इसको देखेंगे। देखिए इसको बनाने की कोशिश करिएगा बढ़िया से। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है दो वृक्ष एक सड़क की विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं। ठीक है भाई, एक सड़क की विपरीत दिशा में दो वृक्ष खड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों वृक्षों के बीच की दूरी 400 मीटर है। दोनों वृक्ष के मध्य सड़क पर एक बिंदु है। वृक्षों की चोटी से बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि वे वृक्ष जो 45 डिग्री का कोण बनाता है की ऊंचाई 200 मीटर है तो दूसरे वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी? देखिए बहुत अच्छी बात कह रहा है कि एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है और एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, इन पेड़ों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको पता है कि कुछ 400 मीटर पता है, ऐसे करके। और इस सड़क के बीच कहीं पे एक बिंदु है। कह रहा दोनों वृक्षों के मध्य दूरी 400 मीटर है। दोनों वृक्षों के मध्य सड़क पर एक बिंदु है। वृक्षों की चोटी से बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री। ये वाले जो हमको एंगल ऑफ डेविएशन पता है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री पता है। तो एक जगह से ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और दूसरी जगह से ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, यहां से अब आपको एक पेड़ की ऊंचाई 200 मीटर पता भी है। सपोज करिए कि एक पेड़ की ऊंचाई 45 डिग्री वाले की पता है 200। अगर ये 200 है तो हमको ये वाले पेड़ की हाइट बतानी है कि क्या होगी। ये वाले पेड़ की हाइट हमको बतानी है कि क्या होगी। बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है, आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा 45 के सामने ये 200 है तो ये भी 45 होगा। तो अगर ये 200 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 200 होगा। सिर्फ इतना, यहाँ से इस पॉइंट तक ये 200 होगा। ये अगर ये 200 है तो बचा हुआ ये भी 200 होगा। ध्यान से समझेंगे ये 200। अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये पक्का 30 डिग्री होगा। अच्छा 30 डिग्री के सामने अगर एक का वैल्यू 200 है तो 60 डिग्री के सामने पूरा h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200√3। और ऐसा आंसर आप लोग कहीं देख रहे हैं तो उसको टिक कर दीजिए कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। ठीक है, आसानी से देखो, आसानी से, बिल्कुल टफ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से आंसर बन जाएगा 200√3। कैसे बनाया? सिर्फ और सिर्फ अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी के आंसर हम लोगों ने फिगर में ही निकाले हैं। थोड़ा सा समझने वाली बात है। पहला काम फिगर बनाना, दूसरा जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज बताए हैं 30 60 90 और 45 45 90, उस पे काम करना बहुत आवश्यक है। एक ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति किसी पर्वत के शीर्ष से देखता है कि कोई गाड़ी एक ही रफ्तार से उसकी ओर आ रही है। अवनमन कोण को 45 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होने में 10 मिनट लगता है। तो इसके बाद गाड़ी को पर्वत के तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्या खूबसूरत सवाल दे रखा है। पहले फिगर बनाते हैं। कह रहे हैं a person from the top of a hill observes a vehicle moving towards him at a uniform speed. It takes 10 minutes from the angle of depression to change from 45 degree to 60 degree. After this the time required by the vehicle to reach the bottom of the hill is। देखिए यहां से ये ऊपर, यहाँ पे खड़ा एक आदमी, यहाँ पे खड़ा एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट लगे? 10 मिनट लगे यहाँ से यहाँ तक आने में। क्योंकि एंगल ऑफ
जो डिप्रेशन है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, मतलब एलिवेशन 45 से 60 हो गया ये। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट लगे, तो अब यहाँ से यहाँ तक वापस यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल टफ नहीं है, हाँ, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि अगर ये 45 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी लेंथ पे डिपेंड करता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी का अनुपात होगा, वहीं से आप इसके समय के अनुपात देख लेंगे, क्योंकि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को थोड़ी देर के लिए 30 के सामने हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो 60 के सामने वाला ये x रूट 3 होगा, x रूट 3 होगा ये। ठीक है भाई, ये x रूट 3 हो गया, तो ये भी पूरी x रूट 3 हो जाएगी, x रूट 3 यहाँ से। तो अपने को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो समय, जो डिस्टेंस है, पूरी x रूट 3 है, ये x है, तो ये x रूट 3 माइनस 1 जो डिस्टेंस होगी वहां पे अगर रेशियो बनाएंगे तो 1 और रूट 3 का बन रहा है, पूरी 1 और रूट 3 माइनस 1। तो रूट 3 माइनस 1 का अगर हमको टाइम 10 मिनट पता है, लेकिन यहाँ से बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, कुछ इजी तरीका ही लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर। क्योंकि एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री हुआ है, तो 10 मिनट का समय लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो इसके बाद गाड़ी को पर्वत तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अच्छा, 45 डिग्री के सामने अगर हम पूरे को थोड़ी देर के लिए अगर h मानते हैं, या ये h मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी पूरी h होगी, ठीक है। और 60 के सामने अगर ये h है, तो ये h अपॉन रूट 3 हो जाएगी यहाँ से। तो रेशियो अगर हम बना लेते हैं कि h अपॉन रूट 3, तो बची हुई जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी h माइनस h अपॉन रूट 3, और ये जो हो जाएगा ये h अपॉन रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखा तो ये हो जाएगा h कॉमन लेने के बाद रूट 3 माइनस 1, और रेशियो ये कितना हो जाएगा 1, ये जो h माइनस ये वाला दूरी। अब इसका टाइम अपने को 10 मिनट पता है, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा रूट 3 10 अपॉन रूट 3 माइनस 1। कॉन्जुगेट करेंगे तो 10 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, और अपॉन हमें कितना पता चल जाएगा 2, तो यहाँ से 5 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको देखते भी हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के, 5 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, तो ये रूट 3 का वैल्यू 1.7 हो गया, और ये 1 और हो गया, तो ये हो जाएगा लगभग 2.7, 2.7 इंटू 5, तो 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 3 13, लगभग 13.5 मिनट के आसपास आएगा। तो जो आंसर आएगा वो 13 मिनट 40 सेकंड का नीचे। ये देखिए, इसी तरीके से करना होगा, बाकी आपको फिर लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर आपने कुछ और लगाया। तो देखिए बिल्कुल सही है ये, बस केवल इसमें एक चीज ये याद रखनी कि इसका आंसर लगभग में आएगा। एक बार फिर से समझाते हैं, जो इससे पहले हम लोग यूज कर रहे थे कॉन्सेप्ट वो भी सही था, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने एग्जैक्ट आंसर दे रखे हैं वैसे एग्जैक्ट नहीं आएंगे, लगभग में आंसर आएगा। कि हमने देख लिया कि हमको इस रूट 3 माइनस 1 का मतलब इतनी दूरी के लिए अगर 10 मिनट लग रहा है तो इतनी दूरी के लिए कितना लगेगा। तो रूट 3 माइनस 1 का वैल्यू 10 अपॉन रूट 3 माइनस 1 कर दिया, कॉन्जुगेट किया, तो जैसे इसके स्क्वायर का डिफरेंस 2 होगा तो 5 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 आ गया। अब 5 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 है अगर हमारे पास, तो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू यूज करेंगे तो ये 1.73 होता है, और ये 1 हो गया। तो जैसे ही ऐड किया तो 2.73 इंटू 5 करेंगे, तो 2.73 इंटू 5 करेंगे तो 5 दें 15, हाथ से लगा 1, 5 सत्ते 35, और एक कितना हो जाएगा 36, 3 5 दूनी 10, 3 13, 13.65, 65 का मतलब हो गया लगभग 13/20, 39 मिनट के आसपास। तो 39 मिनट के आसपास, तो 13 मिनट 40 सेकंड लगभग में आंसर निकालिएगा, पूरा पूरा नहीं निकल के आएगा। हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ 1.7 रखा था, हमने 1.73 रख के ये पूरा सॉल्व कर दिया। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति यह पाता है कि उसकी तरफ आ रही नाव का अवनमन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री वाले का हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया है कि आप आसानी से कर सकते हैं। कह रहे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक आदमी, एक ये पाता है कि उसका एंगल 30 डिग्री से पलट के बदल के कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है ये यहाँ पे, और हमको ये पता है कि 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, 10 मिनट। ये 10 मिनट है। अगर ये 10 मिनट है, यहाँ से ये एंगल डबल हो रहा है, तो जाहिर सी बात हमने बताया एंगल डबल तो ये डिस्टेंस आधी हो जाएगी,
डिस्टेंस आधी हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 5 मिनट में डिस्टेंस आधी हो गई तो समय भी आधा लगेगा, क्योंकि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी? हाउ सून द बोट रीच द सी शोर। अगर हमसे इस किनारे से पूछेगा तो 15 मिनट, और अगर इस वाले पॉइंट से पूछेगा तो 5 मिनट। अब पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन की पूछा कहाँ से। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द सी शोर फाइंड द दैट बोट coming towards him take 10 minutes from the angle of depression to change 30 degree to 60 degree. How soon the boat reach the seashore, है ना? तो हाउ सून कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, तो 15 मिनट हमारा आंसर लगेगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक पूछेगी तो 15 मिनट, और अगर इस वाले पॉइंट से कितनी देर में पहुंच जाएगा तो 5 मिनट में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है? तो ये था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस हमने लिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस किए, क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे सभी पे काम किया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और यहीं से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सेशन आज से फिनिश होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आपने बहुत अच्छे से क्लियर की होंगी। तो अभी के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए सेशन में जहाँ पे हम लोग मेंसुरेशन 2D और 3D का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, मिलते हैं फिर।